Hi everyone, this is CA Hardik Thakkar and in this video we are going to understand valuation of goodwill. I will be making two videos, one video for valuation of goodwill and another for valuation of shares. ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सबसे पहले बेसिक मतलब समझ लेते हैं कि गुडविल का मतलब क्या होता है। थियरी पे बहुत कम फोकस करूंगा बिकॉज राइट नाउ अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 2 मिनट में थियरी एंड देन इमीडिएटली प्रैक्टिकल। गुडविल का मतलब होता है इट इज अ ब्रांड नेम और रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी और एन एंटिटी व्हिच हेल्प्स यू टू अर्न मोर प्रॉफिट कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर। आपके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में आपको ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की आपकी जो रेप्यूटेशन है उसको हम गुडविल बोलते हैं। सो व्हेन यू कैन क्वांटिफाई इट इन मॉनेटरी टर्म्स इट इज कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। समझ में आ गया? गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत कब पड़ती है? एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या फिर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस या फिर सेलिंग ऑफ बिजनेस के टाइम पे। ओके, दीज आर द टाइम्स वेयर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज रिक्वायर्ड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने के लिए हम कौन से अमाउंट्स को इस्तेमाल करेंगे? फॉर एकेडमिक पर्पस वी विल कंसिडर एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट टर्म समझ लेते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या होता है? एवरेज ऑफ द प्रॉफिट इन द लास्ट फ्यू इयर्स। ठीक है, आपको कितने पीछे जाना है? 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, बिकॉज आपका जो हिस्टोरिकल डेटा होगा कहीं ना कहीं वो एक पैरामीटर है कि आपको फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होने वाला है। सो कैलकुलेटिंग एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3, 4, 5 years is what average profit means। तो टोटल प्रॉफिट को ऐड करो, डिवाइड बाय n यानी नंबर ऑफ इयर्स, यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट। ये हो गया सिंपल एवरेज। अगर आपको एक स्टेप आगे जाके वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना है तो आप हर एक प्रॉफिट को क्या दोगे? यू विल गिव वेट्स टू एवरी प्रॉफिट। जो सबसे पुराना प्रॉफिट होगा उसको सबसे कम वेट होगा, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा उसका लेटेस्ट प्रॉफिट होगा उसको ज्यादा वेट होगा। सो यू मल्टीप्लाई दैट एंड देन उसका जो टोटल होगा उसको डिवाइड विद द सम ऑफ द डिजिट एंड दैट इज हाउ यू गेट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके, सो द टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, या तो सिंपल या तो वेटेड, उससे हमको क्या मिलेगा? वेटेड एवरेज या फिर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द पैरामीटर। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मेरा कॉम्पिटिटर इंडस्ट्री में कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, दैट इज अ नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एंड सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मींस हाउ मच इज योर प्रॉफिट ओवर एंड अबव योर कॉम्पिटिटर। ठीक है, बिकॉज गुडविल हमको वहीं पे दिखेगा दैट हाउ मच आई एम अर्निंग मोर देन माय कॉम्पिटिटर। अगर सब लोग सेम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं मतलब किसी का भी गुडविल नहीं है ना, बिकॉज एवरीवन डिमांड ही उतना है कि सबको सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। Correct, but if Amul is making more profit than Havmor or any other brand, that means Amul is having a goodwill. Clear? So normal profit मतलब the profit earned by the competitor in the industry। ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, ठीक है, आपका बिजनेस में, उसको मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 करोगे, यू विल गेट नॉर्मल प्रॉफिट। आपका जो एवरेज प्रॉफिट आया है जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट। आपके एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट को जब माइनस करोगे, ठीक है, दैट इज हाउ यू विल गेट सुपर प्रॉफिट। क्लियर? तो आपका प्रॉफिट कितना ज्यादा है कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर, दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। और इस सुपर प्रॉफिट को जब आप नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज व्हेन यू गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। व्हाट इज नंबर ऑफ इयर्स परचेज? इसका मतलब वैल्यू ऑफ गुडविल कितने साल तक कंटिन्यू रहने का एक्सपेक्टेड है, दैट इज योर नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट दैट यू नीड टू डू इन द पास्ट प्रॉफिट। ठीक है, पास्ट प्रॉफिट में ये सारी थियरी एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड है जिसको मैं अभी तुरंत आपको सॉल्व करवाऊंगा। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस। ओके, पास्ट ईयर का जो हम प्रॉफिट लेते हैं उसमें व्हाट आर सर्टेन एडजस्टमेंट्स दैट यू नीड टू डू। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस आपको हुए जिससे आपका प्रॉफिट कम हो गया, यू हैव टू ऐड इट बिकॉज दैट लॉस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। क्लियर? अगर आपको कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुआ यानी इंटरेस्ट या डिविडेंड फ्रॉम सम इन्वेस्टमेंट, उसको आप लेस कर दोगे क्योंकि वो आपका ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। Someone who is buying your business will pay you goodwill only for the recurring trading profit that you are making and not for the non-recurring or non-operating income। तो उसको आप लेस कर दोगे। अगर आपको कोई नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ यानी इन्वेस्टमेंट को बेच के अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो आपका रिकरिंग इनकम नहीं है, उसको आप लेस कर दोगे। करेक्ट? ये करने के बाद जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा इसको हम सिंपल या वेटेड एवरेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसको करने के बाद 2 वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स ऑफ द फ्यूचर। अगर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि फ्यूचर में हमें लगता है कि हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होने वाला है या फिर हमारा इनकम बढ़ने वाला है या इनकम कम होने वाला है, तो अकॉर्डिंगली हमारा जो पास्ट का प्रॉफिट है उसको हम फ्यूचर के एडजस्टमेंट से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अगर फ्यूचर में एक्सपेंस बढ़ने वाला है तो हम प्रॉफिट को लेस कर देंगे, फ्यूचर में एक्सपेंस कम होने वाला है तो हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। वाइस वर्सा फॉर इनकम, इफ इनकम इज गोइंग टू इंक्रीज इन फ्यूचर वी विल ऐड इट एंड इफ इनकम इज गोइंग टू रिड्यूस इन फ्यूचर हम उसको क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो वो एडजस्टमेंट हम यहाँ पे करेंगे एंड देन आफ्टर दैट यू गेट द रिवाइज्ड प्रॉफिट जिसको हम गुडविल के पर्पस के लिए यूज करेंगे। क्लियर? कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे? रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट, मार्केट वैल्यू लेनी है।
करेक्ट, जो भी एसेट में मार्केट वैल्यू नहीं दिया है उसको आप सीधा बुक वैल्यू पे कंसिडर करोगे एंड उसमें से आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस करोगे। अभी एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, ओके, डिबेंचर्स, बैंक लोन, ऑल ऑफ दीज आर एक्सटर्नल लायबिलिटीज। मतलब आप इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को आप माइनस नहीं करोगे, उसके अलावा सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को आप लेस कर दोगे उनके सेटलमेंट वैल्यू, एंड दैट इज हाउ यू कैलकुलेट योर कैपिटल एम्प्लॉयड। एसेट्स का वैल्यू लेते वक्त प्लीज याद रखना कि अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हमने बिजनेस के बाहर कोई नॉन ऑपरेशनल पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट की है, तो उसको आप असेट्स में कंसिडर नहीं करोगे। दोज आर कॉल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ओके, उसको एक्सक्लूड करना मत भूलना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, तुम्हारे एवरेज प्रॉफिट से कंपेयर करके सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, एंड सुपर प्रॉफिट को जब आप नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। वेरी क्लियर विद दिस? ओके, तो इतना थियरी समझने के बाद आई विल सॉल्व 2 इलस्ट्रेशंस विद यू, जिससे आपको बहुत आइडिया आ जाएगा कि व्हाट कैलकुलेशन वी आर सपोज्ड टू डू। ओके, चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट इनटू द क्वेश्चन। Following is the summarized balance sheet of V Limited. Company's business is to be purchased by A Limited and उस acquisition के लिए हमें गुडविल को वैल्यू करना है। तो जो वेंडर कंपनी है उसकी बैलेंस शीट दी हुई है, ओके, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है इसको इग्नोर करना है बिकॉज ये वी लिमिटेड ने परचेस किया हुआ गुडविल है जो किसी और का है, ठीक है। ये वी लिमिटेड का गुडविल नहीं है, खुद का गुडविल कभी खुद की बैलेंस शीट में हो ही नहीं सकता है, इट इज ऑफ द बैलेंस शीट आइटम। ओके, तो अभी हम वी लिमिटेड का गुडविल कैलकुलेट करेंगे। So we will take all the other assets and liabilities, building, machinery, stock, debtors and all those things. Liabilities में हम क्या माइनस करेंगे? Liabilities में हम माइनस करेंगे creditors, only creditors we have, ठीक है। बाकी सब हमारे कैपिटल और रिजर्व्स है। NRR, normal rate of return in industry is 12%. Company's average profit of the last 5 years after making provision for tax amounted to 95,000 after tax profit. Present market value of the building is 2,20,000 and the assets, other assets are taken over at book value. The directors of V Limited are to be appointed on the board of A Limited. The remuneration for them each being 10,000 rupees per annum. तो दो डायरेक्टर वी लिमिटेड की नई कंपनी में अपॉइंट होंगे जिनको 10,000 ईच, यानी टोटल दोनों को मिलकर 20,000 का वी आर गोइंग टू पे रेम्यूनरेशन इन फ्यूचर, जो अपने अभी तक के पास प्रॉफिट में कंसिडर नहीं हुआ है। तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर के एडजस्टमेंट के लिए हिसाब से उसको लेस करना पड़ेगा, बिकॉज अवर प्रॉफिट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड बाय 20,000 रुपीज इन फ्यूचर, ठीक है। सो दैट इज टू बी कंसिडर्ड। नो चार्ज हैज बीन मेड सो फार, सो वी विल मेक इट नाउ, असर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। चलिए तो कैलकुलेट करते। देखो यहाँ पे मैंने पूरा स्ट्रक्चर ले डाउन कर दिया है, ओके। योर आंसर इज गोइंग टू बी इन दिस हाईलाइटेड पार्ट। गुडविल क्या होगा? गुडविल विल बी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस, लेकिन अभी तक हमें सुपर प्रॉफिट का अमाउंट नहीं पता है। सुपर प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा? सुपर प्रॉफिट वी विल गेट बाय डूइंग एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, करेक्ट। How do we calculate normal profit? Normal profit will be capital employed into normal rate of return upon 100, करेक्ट। तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो हमें सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा और सुपर प्रॉफिट मिल गया तो गुडविल भी मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे when I do the working note, just fill in the blanks is required to be done over here। चलिए तो एक एक स्टेप को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले लेट अस कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? बिल्डिंग की वैल्यू इज टू बी टेकन ओवर एट 2,20,000, 2,20,000। मशीनरी, मशीनरी कितना है? मशीनरी इज 1,20,000 और उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? 30,000। यहाँ पे बिल्डिंग में मैंने 190 माइनस 15 को इग्नोर किया क्योंकि उसकी रिवाइज्ड वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में दी हुई है। इफ ये 2,20,000 नहीं दिया होता तो आई वुड हैव डन 1,90,000 which is the book value of goodwill minus provision for depreciation 15,000, correct। I would have done the same thing for building, but उसकी revised value देने की वजह से I have taken that amount, ठीक है। मशीनरी इज 120 माइनस 30,000 दैट इज 90,000। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 1,20,000 माइनस 30,000, ओके। नेक्स्ट सन्डी डेटर्स, डेटर्स इज हाउ मच? 95,000। So this is stock. How much is stock? Stock is 1,15,000. Debtors is 95,000, okay, and bank balance is 7,000. Bank balance is 7,000, okay। After that liability, liability में हमारे पास क्या है? सिर्फ creditors है 1,26,000, 1,26,000, okay। So total of assets is 5,25,000, total of liabilities is 1,26,000। A minus B जब हम करेंगे, so you get capital employed at 4,01,000 rupees, क्लियर। अब ये 4,01,000 रुपीज हमें कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। 4,01,000 इंटू 12 अपॉन 100, बिकॉज 12% इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 12% इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? वी विल गेट नॉर्मल प्रॉफिट। सो हाउ मच इज दिस?
4,01,000 into 12 upon 100, our normal profit is 48,120. मतलब मेरा कॉम्पिटिटर इतना अर्न कर रहा है. अभी लेट्स सी हाउ मच आई एम अर्निंग इन फ्यूचर by taking past profit as a base. Okay, so profit after tax अभी कितना है मेरा? Right now it is 95,000. करेक्ट, लेकिन हम लोग ऐड कर देंगे टैक्स, रिवर्स जा रहे हैं ना हम लोग, रिवर्स जा रहे हैं तो हम लोग टैक्स को ऐड कर देंगे. सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर 50% है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 95,000 ही होगा. करेक्ट, बिकॉज 50% है ना, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल बी हाउ मच? प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल बी 1,90,000. करेक्ट, ये मैंने बिफोर टैक्स में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि मुझे एक एडजस्टमेंट करना है यहाँ पे. ठीक है, और वो कौन सा एडजस्टमेंट है? फ्यूचर में एडजस्टमेंट. फ्यूचर एडजस्टमेंट इज 20,000 रुपीज ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपेंस दैट आई हैव टू इनकर. याद रखना, कोई भी एडजस्टमेंट जो होता है वो बिफोर टैक्स के प्रॉफिट में होता है, बिकॉज टैक्स कंसिडर करने से पहले हमें सारे प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना, हमें ऑल दी एक्सपेंसेस एंड इनकम, एंड एक्सपेंस इनकम को एडजस्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें से हम टैक्स माइनस कर सकते हैं. करेक्ट, सो आई मेड दी एडजस्टमेंट 1,90,000 एंड फ्यूचर एडजस्टमेंट क्या है? लेस 20,000. ये 20,000 कहां से आया? 20,000 इज 10,000 फॉर वन डायरेक्टर इंटू टू डायरेक्टर्स. रिवाइज्ड प्रॉफिट कितना आएगा? रिवाइज्ड प्रॉफिट विल बी 1,70,000 एंड इसमें से हम 50% टैक्स माइनस कर देंगे. इसमें से हम 50% टैक्स माइनस कर देंगे तो अमाउंट कितना आएगा? 85,000 रुपीज. इसका मतलब मैं कितना अर्न कर रहा हूं? मैं अर्न कर रहा हूं 85,000. ठीक है, मेरा एवरेज प्रॉफिट 95 है, बट फ्यूचर में मेरा जो लाइकली प्रॉफिट है वो कितना है? 85,000 रुपीज. क्लियर? तो मेरा नॉर्मल, मेरा एवरेज प्रॉफिट इज 85,000. आई विल गिव द रेफरेंसिंग हियर. माइनस व्हाट इज माय नॉर्मल प्रॉफिट? मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है मेरे कॉम्पिटिटर का? 48,120. क्लियर? तो इन दोनों को माइनस करके मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? मेरा सुपर प्रॉफिट विल बी 36,880. इसका मतलब दिस मच आई एम अर्निंग ओवर एंड अबाउ माय कॉम्पिटिटर. दिस मच आई एम अर्निंग ओवर एंड अबाउ माय कॉम्पिटिटर. क्लियर? तो सुपर प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा? 36,880 मल्टीप्लाइड बाय 4. हाउ मच विल दिस गिव मी? 147,520. दिस इज माई वैल्यू ऑफ गुडविल. करेक्ट, मेरा गुडविल कितना है? 147,520. वेरी क्लियर विद दिस? परफेक्ट. चलो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. तो मैं फटाफट नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करता हूं. ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स, सो आई एम जस्ट क्विकली गोइंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, कितना मिनट है हमारा? 13. 7 मिनट्स में कंप्लीट कर. Let's look at one more question. Mangesh Limited. Okay, चले तो Mangesh Limited furnishes following information and find out the value of goodwill based on capitalization of future maintainable profit. ठीक है, असेट साइड दिया हुआ है, गुडविल को हम इग्नोर करेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी 10% विच इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, डेटा, स्टॉक, कैश, शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये फिक्टिशियस असेट है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. लाइबिलिटी साइड पे हम क्या माइनस करेंगे? अदर करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, ये सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है. ओके, इन सिमिलर बिजनेस द रेट ऑफ रिटर्न इज 10% आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years आर गिवन एज फॉलोज. ठीक है, तो 4 साल के प्रॉफिट दिए, इसको हम बेस लेंगे फॉर कैलकुलेटिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. ये सारे बिफोर टैक्स प्रॉफिट्स है, तो जो भी एडजस्टमेंट करना है हम इसी के अंदर करेंगे एंड फिर इसको हम आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करेंगे. 40% इज द रेट ऑफ टैक्स. 2015-16 में देयर वाज अ फायर व्हिच रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ 1 लाख रुपीस. दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. आपका जो एग्जाम का क्वेश्चन होगा इट इज वेरी लाइकली गोइंग टू बी सिमिलर टू दिस, तो प्लीज ये क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना. ठीक है, चलिए, तो 15-16 में 1 लाख रुपीस का एबनॉर्मल लॉस हुआ था जो फ्यूचर में नहीं होगा, तो अभी हम ये प्रॉफिट में क्या कर देंगे? उसको ऐड कर देंगे. जो लॉस फ्यूचर में, पास्ट में हुआ है लेकिन फ्यूचर में नहीं हुआ है, उस फ्यूचर में नहीं होगा, उसको ऐड कर देना है. एंड द प्रॉफिट दैट यू मेड इन पास्ट बट यू आर नॉट गोइंग टू मेक इन फ्यूचर, उसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे. ठीक है, द प्रॉफिट दैट यू मेड इन पास्ट but you are not going to make in future, उसको हम लेस कर देंगे. and the loss that you made in past which you are not going to make in future, we will add that amount. in the year 2016-17 company sold furniture resulting into profit of 1,50,000. ये फ्यूचर में नहीं होगा तो इसको लेस कर देंगे. चेंजेस एक्सपेक्टेड इन द कमिंग ईयर, यानी हम लोग इसको फ्यूचर में एडजस्टमेंट क्या करना है? इंक्रीज इन डायरेक्टर फी 1 लाख, तो ये फ्यूचर के प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा. एंड रिडक्शन इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 2,50,000. फ्यूचर में 2,50,000 का एक्सपेंस नहीं होगा, विच विल इंक्रीज अवर प्रॉफिट.
इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 1 लाख, तो ये तीनों एडजस्टमेंट फ्यूचर वाले हैं. ऑल द करंट एसेट्स excluding cash and bank are to be valued at 120% of the book value for the valuation of goodwill. Perfect. Market value of land and building is 20 lakh and machinery is 6 lakh. Liability under workman compensation fund is expected to be 3 lakh. Use simple average. चलिए, very exhaustive question. Let us calculate this. Again, goodwill is equal to super profit into number of year purchase. Super profit मतलब average profit minus normal profit. Normal profit मतलब capital employed into NRR upon 100. Capital employed कैसे calculate करेंगे? Let us see. चलिए, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है, मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20 lakhs. मशीनरी 6 lakhs. गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू रिवाइज्ड वैल्यू. ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है? ऑल करंट एसेट, खाली कैश एंड बैंक छोड़ के वी विल वैल्यू ऑल दी एसेट्स एट 120%. वी विल वैल्यू ऑल दी एसेट्स एट 120%. ओके, चलिए, तो पहले बुक वैल्यू लिख लेता हूं, फिर उसका मैं सबको एक साथ 120% कर दूंगा. ठीक है, चलिए, स्टॉक 4,80,000, इसको मैं करूंगा 120% करूंगा मैं. डेटर्स 5,20,000. आप लोग इंडिविजुअली भी कर सकते हो, मैं टोटल ये सबका एक साथ करूंगा. बैंक बैलेंस को हम ये नहीं करेंगे. ठीक है, उसके बाद अदर करंट एसेट्स, हाउ मच डू वी हैव? अदर करंट एसेट्स हाउ मच डू वी हैव? 2,20,000. सो यहाँ पे डेटर, स्टॉक एंड अदर करंट एसेट्स 2,20,000. Bank balance is how much? Bank balance is 2,60,000. Okay, let's see if we have considered all the asset. ये 10% इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. जो ऑलरेडी बुक में गुडविल होता है वो कभी भी कंसिडर नहीं होता है. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश. स्टॉक, डेटर्स एंड कैश एंड अदर करंट एसेट्स. ओके, चलो, सो एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एक्सेप्ट बैंक बैलेंस. बाकी चीजों को हम क्या करेंगे? बाकी चीजों को हम 120% पे करेंगे. Okay, we will copy this formula and bank balance will be as it is. Okay, यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा है ताकि आपको आइडिया. यू कैन स्किप राइटिंग दिस. ओके, दिस इज ऑल 120%. $43,24,000 इज योर असेट्स. लाइबिलिटीज में मेरे पास क्या क्या है? लाइबिलिटीज में मेरे पास है क्रेडिटर्स, which is how much? Creditors is 4 lakhs. Creditors is 6 lakhs. 10% debentures. Okay, wait. Creditors is 4,60,000. 10% debentures is 6 lakhs. Other current liabilities 2,80,000. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड की लाइबिलिटी कितनी एक्सपेक्टेड है? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड लाइबिलिटी इज एक्सपेक्टेड एट 3 लाख रुपीज. टोटल ऑफ लाइबिलिटीज 16,40,000. व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड ए माइनस बी? कैपिटल एम्प्लॉयड इज 26,84,000. ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा. कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100. कैपिटल एम्प्लॉयड 26,84,000. व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन इंडस्ट्री इज 10%. ओके, सो दिस अमाउंट multiplied by 10%, 2,68,400.
नाउ लेट अस फोकस ऑन द एवरेज प्रॉफिट करंट ईयर, ठीक है। चारों साल के मैंने प्रॉफिट लिख दिए। अब इसके अंदर पहले जो नॉन रिकरिंग एडजस्टमेंट है उसको हम एडजस्ट करते हैं। फायर कौन से ईयर में हुआ था? 15-16, यानी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, करेक्ट। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसमें हम लोग एबनॉर्मल लॉस में 15-16 में ऐड कर देंगे 1 लाख रुपीस। 1,50,000 का प्रॉफिट कौन से ईयर में हुआ था? 16-17। 1,50,000 का प्रॉफिट तो ये हम लेस कर देंगे बिकॉज ये फ्यूचर में नहीं होगा, करेक्ट। आफ्टर दैट व्हाट इज द नॉन ट्रेड इनकम जो हमको प्रॉफिट में से लेस करना पड़ेगा? नॉन ट्रेड इनकम ये 9 लाख रुपीस का, 9 लाख रुपीस का 10% यानी 90,000। तो 90,000 की जो इनकम होगी वो हमें लेस करनी पड़ेगी ना एवरी ईयर। इफ नथिंग इज गिवन वी विल अज्यूम कि ये स्टार्टिंग से था हमारे पास। परफेक्ट। व्हाट विल बी द रिवाइज्ड प्रॉफिट? $9 लाख minus 90,000 plus 1 lakh. $30,90,000. What will be the average profit? This divided by number of years, which is 4. तो 7,72,500. लेकिन इसके अंदर अभी भी फ्यूचर एडजस्टमेंट्स बाकी है। फ्यूचर एडजस्टमेंट्स में हमारे पास क्या है? इंक्रीज इन डायरेक्टर फी। तो इंक्रीज इन डायरेक्टर फी हम लोग लेस कर देंगे बिकॉज फ्यूचर में प्रॉफिट कम हो जाएगा। मार्केटिंग एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमारे बच जाएंगे 2,50,000 के, तो वो हम ऐड कर देंगे। ओके। इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 1 लाख, तो इसको भी हम लेस कर देंगे। दैट्स इट। ओके। इसके बाद अभी हमारा फाइनल प्रॉफिट क्या आएगा? इसके बाद हमारा फाइनल प्रॉफिट जिसमें से हम टैक्स माइनस कर सकते हैं, इट इज 8,22,500। इसमें से हम टैक्स लेस करेंगे विच इज हाउ मच? टैक्स इज 40%। $4,93,500। चलो तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 493,500। $493,500 इज अवर एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है जो मार्केट में मेरा कॉम्पिटिटर अर्न कर रहा है? इट इज 2,68,400। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना हुआ? अवर सुपर प्रॉफिट इज 2,22,000, 2,25,100 and 2,25,100 super profit multiplied by what is the number of years purchased given in the question? Number of years purchased, okay, it asks us to यहाँ पर नंबर ऑफ इयर्स परचेज नहीं है, ठीक है। इट आस्क्स अस टू कैलकुलेट द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या? सुपर प्रॉफिट, अगर सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहा हूं, मतलब कैपिटलाइज मतलब डिवाइडेड बाय एनआरआर। ओके। सो गुडविल अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय एनआरआर। ओके। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर मतलब अगर हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें, करेक्ट, तो उसको कितना अमाउंट आएगा? तो उसका कितना अमाउंट आएगा? तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब सीधा सुपर प्रॉफिट को एनआरआर से डिवाइड कर देने का। सीधा एनआरआर से डिवाइड कर दो। सो 2,25,000 डिवाइडेड बाय 10%, divided by 10%. Okay, so if we divide 2,25,000 divided by 10%, how much we will get? We will get 22,50,000 rupees. Okay, so one small change यहाँ पर सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ इयर्स परचेज नहीं है, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर नंबर ऑफ इयर्स परचेज बोला है तो आप सीधा क्या करो? सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करो। इफ इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब आप अपने सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर दो किससे? एनआरआर से। तो उससे आपका क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज हो जाएगा एंड वो करके जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ योर गुडविल। सो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ गुडविल इज 22,51,000 रुपीज। ओके। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आप समझो कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा आपको यू नो इट इज वेरी लाइकली दैट द एग्जाम क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सिमिलर टू दिस। आई होप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज वेरी क्लियर टू यू।
If you find value in this video, please consider liking the video and subscribing the channel, because next video is going to be about valuation of shares. So stay tuned for that. Thank you so much for your time and attention.